सोचिए जरा, आज से 2500 साल पहले का वक्त, जब दुनिया की बाकी सभ्यताएं बस अपने पैरों पर खड़ी हो रही थीं, तब भारत की धरती पर एक ऐसा पॉलिटिकल तूफान उठ रहा था जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल दिया। ये कोई आम राज्य की कहानी नहीं है। ये पॉलिटिक्स, एम्बिशन और एक ऐसे विशाल साम्राज्य के जन्म की एपिक सागा है जिसने पूरे उत्तर भारत को एक धागे में पिरो दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस गोल्डन एरा की एक ऐसी जबरदस्त यात्रा पर चलेंगे जहां तलवारों से ज्यादा दिमाग चलता था। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा मिस्टरी या कहीं सबसे बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एंशिएंट इंडिया में पूरे 16 बड़े राज्य थे और ये सब आपस में लगातार लड़ते रहते थे। लेकिन उन 16 में से सिर्फ और सिर्फ एक ने ही बाकी सबको कैसे हरा दिया? आखिर उस एक स्टेट के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन या ताकत थी जिसने उसे एक इनविंसिबल एम्पायर बना दिया? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे क्रोनोलॉजिकल रिले रेस को समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को 5 मेन हिस्सों में बांटेंगे। पहला, 16 महाजन आपद। दूसरा, कूटनीति और खून खराबे से हुआ विस्तार। तीसरा, चाणक्य और मौर्यान क्रांति। चौथा, अशोका का चरम काल। और आखिर में इस साम्राज्य का पतन और उसकी विरासत। बढ़ते हैं अपने पहले खंड की तरफ। 16 महाजनापद और मगध, एक अराजक बिसात। अब एक पल के लिए उस वक्त के नॉर्थ इंडिया के मैप को इमेजिन करते हैं। वहां एक या दो नहीं बल्कि 16 अलग अलग छोटे बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनमें काशी, कौशल, अंगा, मगध, वज्जी, अवंती और गांधार जैसे कई नाम शामिल थे। कहीं पर राजतंत्र था तो कहीं बड़तंत्र। सच कहूं तो ये एक बेहद केओटिक और कॉम्पिटिटिव माहौल था। कभी दोस्ती होती तो कभी सीधे जंग। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी, शुरुआत में किसी भी एक राज्य के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अकेले पूरे उपमहाद्वीप पर राज कर सके। लेकिन तभी एक राज्य धीरे धीरे भीड़ से अलग होने लगा और वो था मगध। आज के साउथ बिहार में मौजूद मगध के पास कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल फायदे थे जिन्हें आज की मॉडर्न गेमिंग लैंग्वेज में हम बिल्कुल चीट कोड्स कह सकते हैं। एक तरफ से गंगा और सोन नदियां, घने जंगल और पहाड़ों ने इसे नेचुरल सिक्योरिटी दी, जिसकी वजह से दुश्मनों के लिए हमला करना लगभग नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ इनके पास स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज का पूरा खजाना था, खासकर आसपास के पहाड़ों में भरी पड़ी लोहे की खदानें। और सीधी सी बात है, जिसके पास लोहा ज्यादा उसके हथियार उतने ही बेहतरीन। मगध ने इस नेचुरल लॉटरी का पूरा फायदा उठाया। अब आते हैं दूसरे खंड पर, कूटनीति, रक्तपात और विस्तार, नींव का निर्माण। देखिए, मगध का ये राज कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। ये कई पीढ़ियों की एक लंबा रिले रेस थी जहां हर डायनेस्टी ने अगले को बैटॉन पास किया। हर्यंका वंश से शुरू होकर शिशुनागा वंश, फिर पावरफुल नंदा वंश और आखिर में 321 बीसीई के आते आते मौर्य वंश तक हर नए रूलर ने पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन इसकी बिल्कुल ठोस नींव रखी हर्यंका वंश के राजा बिंबिसारा ने। उनका दिमाग बहुत शातिर था। उन्हें पता था कि सिर्फ तलवार के दम पर सब कुछ नहीं जीता जा सकता। उनकी डिप्लोमेसी कमाल की थी। उन्होंने डायरेक्ट वॉर की जगह शादियों का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। उन्होंने कौशल, वैशाली और पंजाब के रॉयल परिवारों में शादियां की। इन 3 ताकतवर स्टेट्स के साथ रिश्तेदारी जोड़कर उन्होंने बिना खून बहाए मगध की बॉर्डर्स को बिल्कुल सिक्योर कर लिया। पर उनके बेटे अजातशत्रु का स्टाइल इससे एकदम अलग था। पावर की भूख ऐसी थी कि उसने अपने ही पिता को कैद करके भूखा मार डाला। डिप्लोमेसी की जगह उसने ब्रूटल फोर्स को चुना। ताकतवर लिच्छावी अलायंस को कुचलने के लिए अजातशत्रु ने एकदम नई और भयानक मिलिट्री टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, जैसे एक कैटapult जैसी पत्थर फेंकने वाली मशीन, बड़े चाकू फेंकने वाला यंत्र और दुश्मनों पर उबलता हुआ तेल फेंकने का जुगाड़। इन्हीं खौफनाक हथियारों से उसने वैशाली को हरा दिया और गंगा के किनारे पाटलीग्राम नाम के गांव को एक मजबूत किले में बदल दिया, जो आगे चलकर शानदार पाटलिपुत्र बना। हर्यंका और शिशुनागा के बाद स्टेज पर एक ऐसी फिगर की एंट्री होती है जिसने गेम ही पलट दिया, महापद्मनंदा। हिस्ट्री में इन्हें सर्वक्षत्रांत का यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। जो काम पिछली सदियों में नहीं हो पाया था ना, वो इसने कुछ ही दशकों में कर दिखाया। एक एक करके लगभग बाकी सभी महाजनपद मिटा दिए गए और हिस्ट्री में पहली बार नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही झंडे के नीचे आ गया। अब यहां जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है नंदा मिलिट्री मशीन का मैसिव स्केल। जरा इन नंबर्स पे ध्यान दीजिए। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी।
यकीन मानिए, उस वक्त के हिसाब से ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और डरावनी सेनाओं में से एक थी। और इसी ओवरवेलमिंग मिलिट्री पावर के दम पर नंदा वंश बिल्कुल अनस्टॉपेबल बन चुका था। तीसरा खंड, चाणक्य और मौर्य क्रांति, ताकत पर दिमाग की जीत। लेकिन कहते हैं ना कि जब ताकत हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अहंकार आ ही जाता है। नंद राजा बेहद लालची और डिक्टेटर बन चुके थे, जिससे आम जनता में गुस्सा उबल रहा था। और इस गुस्से को चिंगारी मिली एक बहुत ही पर्सनल इंसल्ट से, जब नंद राजा ने टैक्सिला के एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान कर दिया। वहीं चाणक्य ने कसम खा ली कि वो इस पूरे वंश को जड़ से मिटाकर रख देंगे। उन्होंने चंद्रगुप्ता नाम के एक यंग लड़के को चुना और उससे वॉर, पॉलिटिक्स और छल कपट की मास्टर ट्रेनिंग दी। और सच कहूं तो ये कसम मगध की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। और ये किस्सा हमें बिल्कुल ब्रिलियंटली समझाता है कि कैसे सिर्फ मैथमेटिकल नंबर से वॉर नहीं जीती जाती। चंद्रगुप्त ने नंदा की ह्यूज आर्मी से डायरेक्ट टक्कर नहीं ली, बल्कि एसिमेट्रिक गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज किया। पहले उन्होंने अलेक्जेंडर के जाने के बाद खाली पड़े नॉर्थ वेस्ट एरियाज को कैप्चर किया। फिर रात के अंधेरे में नंदा आर्मी पर सरप्राइज अटैक्स किए और दिन निकलते ही गायब हो गए। इस कांस्टेंट थकान और चालबाजी ने 321 बीसी में आखिरकार नंदा आर्मी को तोड़कर रख दिया और चंद्रगुप्त मौर्य बने मगध के नए सम्राट। इसके बाद तो जैसे एक्सपेंशन की आंधी आ गई। ये मास्टर गाइडेंस में ये उस टाइम तक का सबसे बड़ा और स्ट्रिक्टली मैनेज्ड पैन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बन गया था। चलिए बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ, अशोका और साम्राज्य का चरम विजय और अंतरात्मा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां यह है कि चंद्रगुप्त के पोते अशोका का रेन हिस्ट्री में एक बहुत ही ड्रामेटिक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। कलिंगा के वॉर में लाखों लोगों की मौत हुई और नदियां लिटरली खून से लाल हो गई थीं। ये देखकर अशोका अंदर तक हिल गए। उस एक मोमेंट ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने मैस स्लॉटर और हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ दिया, बुद्धिज्म अपना लिया। राज्य का चरम विजय और अंतरात्मा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां यह है कि चंद्रगुप्त के पोते अशोका का रेन हिस्ट्री में एक बहुत ही ड्रामेटिक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। कलिंगा के वॉर में लाखों लोगों की मौत हुई और नदियां लिटरली खून से लाल हो गई थीं। ये देखकर अशोका अंदर तक हिल गए। उस एक मोमेंट ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने मैस स्लॉटर और हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ दिया, बुद्धिज्म अपना लिया और नॉन वायलेंस और धम्मा की पॉलिसी को स्टेट पॉलिसी बना दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड मूव था। लेकिन अशोका ने पीस प्रमोट की, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि एम्पायर कमजोर पड़ गया। दरअसल अशोका के टाइम पर ही मगध अपने सबसे बड़े एब्सोल्यूट पीक पर था। नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट टू वेस्ट तक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पहली बार लगभग पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव छत के नीचे यूनाइटेड था। और अब हमारा आखिरी पांचवा खंड, पतन और स्थायी विरासत। केवल एक साम्राज्य नहीं, एक विचार। जैसे हर महान चीज का एक अंत होता है, वैसा ही यहां भी हुआ। अशोका के बाद एडमिनिस्ट्रेशन काफी वीक होता चला गया। छोटे टेरिटरीज अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे और आखिरकार एक मिलिट्री कू हुआ। मौर्यन आर्मी के ही कमांडर पुष्यमित्र शुंगा ने आखिरी मौर्य किंग बृहद्रथा का मर्डर कर दिया और उसके साथ ही वो मैग्निफिसेंट मौर्यन एम्पायर बिखर गया और मगध वापस एक आर्म स्टेट बनकर रह गया। आइए इस बेस को देखते हैं और समझते हैं कि मगध की अल्टीमेट विक्ट्री लैंड जीतने में नहीं, बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट बनाने में थी। इसने सब कॉन्टिनेंट को फ्रैगमेंटेड स्टेट्स की तरह नहीं, बल्कि एक यूनिफाइड नेशन की तरह सोचना सिखाया। आगे चलकर गुप्ताज और मुगल्स जैसे आने वाले बड़े एम्पायर्स ने उसी ब्लूप्रिंट का यूज किया जो मगध और उसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा ने डिजाइन किया था। आज के इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बड़ा ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर मगध जैसा परफेक्ट अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट भी खुद को अंदर से कोलैप्स होने से नहीं बचा सका, तो क्या दुनिया के सभी महान और यूनाइटेड एम्पायर्स अपने साथ ही अपने बर्बादी के बीज लेकर पैदा होते हैं? सोचिए जरूर।